तो कल जो पढ़े थे ना, एक बार हाइट एंड डिस्टेंस में रिवाइज कर लेते। कल मतलब क्या पढ़े थे, आइडिया क्या लिए थे, आपको पता चल गया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्वर ऊपर देखता है ना, यहाँ पे कौन रहता है, ऑब्जर्वर, टॉप की तरफ देखता है ना, है। ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल लेवल के साथ जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या कहलाता था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा तो अगेन हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से बनाते हैं, ऑब्जर्वर के पास ही से बनाते हैं। कहाँ से ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ऑब्जर्वर जहाँ रहता है, ठीक है, वहीं से ड्रॉ करते हैं। और फिर मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस बार इसको नीचे झुक के देखना होगा, यानी ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये कल के क्लास में ये सारा पॉइंट क्लियर कर दिए थे। इसके बाद ये भी यहाँ पे बता दिए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला ड्रॉ करते हैं फिगर को, और दूसरा उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए भी कुछ क्लू दिए थे, आपको कुछ बताए होंगे जिससे आप आसानी से ड्रॉ कर सके। ड्रॉ करते टाइम आपको 2 प्रीपोजिशन ढूंढना है। एक तो ढूंढना है फ्रॉम, नॉर्मली मतलब मिल जाता है, ठीक है। एक सन्स एल्टीट्यूड वाले में नहीं मिलेगा, बट सन्स एल्टीट्यूड भी अलग से बता दिए। और दूसरा प्रीपोजिशन है ऑफ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन के बाद आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद कौन होता है, फ्रॉम के बाद होता है ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट, हाँ, जहां से देखा जा रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या जिस पॉइंट को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर लिए थे, और बस सब पॉइंट को पता चल गया कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बस उसको तो ज्वाइन कर देना है। तो इसी टाइप से फिगर बन जाता है। और आपको ट्रायंगल का कौन सा एंगल वाला यूज करना है, खासकर आपको ये पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, एंड tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो नॉर्मली यही वैल्यू यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं पे साइन का यूज होगा तो वो हम बता देंगे, और कुछ नहीं। और फाइनली वो राइट एंगल ट्रायंगल में जितना एंगल होगा उतना ही ट्रायंगल यूज करेंगे। और जो आपको पता होगा, ये थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट बेस, यानी tan थीटा इक्वल टू P/B। अब बाकी रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, बस इतना कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, आज अलग अलग क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करना है, ड्रॉ हो गया तो काम हो गया। चलो, ये आ गया एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, ये एंगल्स है, एंगल्स प्लूरल वर्ड है, यानी एक एंगल का बात नहीं कर रहा होगा, एक से ज्यादा। और ये सारा एंगल क्या है, डिप्रेशन, है ना। तो बताओ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद जो जो आएगा उसको देखा जा रहा होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जिसको देखा जा रहा होगा। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। अब देखो, द टॉप, यहाँ पे 2 एंगल है, तो 2 चीजों को देखा जा रहा है, एक टॉप को देखा जा रहा है, एक बॉटम, ठीक है, ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 1 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो पहले बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाना बहुत ही आसान है हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए हम बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते, हो गया हमारा बिल्डिंग, ठीक है। ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। और बिल्डिंग का टॉप भी पता है हमें, ये क्या हो जाता है, बिल्डिंग का टॉप, और ये क्या हो जाता है, बिल्डिंग का बॉटम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ा बात, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि जहां से देखा जा रहा है, देखता है, हाँ, जहां से देखा जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के टॉप से ऊपर है या नीचे है, ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के टॉप से ऊपर है या नीचे है, बता तो। ऊपर है, और ऊपर है तभी तो नीचे देख रहा है। तो बस ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बता देता है कि बिल्डिंग का जो टॉप है ना, उसके टॉप पे, उससे भी ऊपर है ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, ठीक है। यानी उसे टॉप भी देखने के लिए नीचे झुक के देखना पड़ रहा है, और बॉटम भी देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी दोनों केस में वो नीचे झुक के देख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वर्ड ढूंढ देते हैं हम लोग, फ्रॉम, है ना।
तो ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। अब उसके बाद फ्रॉम मिल गया, देखो फ्रॉम मिल गया, ठीक है। फ्रॉम, तो फ्रॉम कौन सा पॉइंट है जहां से देखा जाता है, तो कहां से देखा जा रहा है, द टॉप ऑब्जर्वर जो आंसर ऑफ अ देखता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे बताओ, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ये बनाएंगे तो, लेकिन ये बिल्डिंग, ये वाला जो बिल्डिंग है, इससे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ा होगा या छोटा होगा? लैंग्वेज क्या बोल रहा है, बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा होगा, बस यही लॉजिक है। और बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहां से दिया हुआ है, यहां से देख रहा है, और यहां से देख रहा है तो नीचे देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब टॉप से देख रहा है ना, फ्रॉम के बाद टॉप आया, यानी टॉप से देख रहा है और नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टॉप जो होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ऊपर होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हम बता सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट इस बिल्डिंग से बड़ा है। वैसे तो मल्टी स्टोरी बोलने से ही पता चल जाता है कि बड़ा है, लेकिन तब भी आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो टॉप है वहीं से देखा जा रहा है। अब किसको देखा जा रहा है, उसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो किसको देखा जा रहा है, टॉप सर और बॉटम दोनों को देखा जा रहा है। हाँ बोलो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, बिल्डिंग का हाइट बता दिए थे टॉप और बॉटम के बारे में? यस सर। अच्छा टॉप और बॉटम के बारे में बता दिए थे, उसके बाद का स्टेटमेंट देखो, उसके बाद तुमको एक फ्रॉम प्रीपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद जो रहता है, जो भी रहेगा, वो ऐसा पॉइंट है जहां से देखा जा रहा है। तो देखने वाला पॉइंट हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन से पता चल चुका है कि जहां से देखा जा रहा है वो ऊपर ही है। तो ये जो टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहां से देखा जा रहा है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसका टॉप जो होगा इस बिल्डिंग से ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा, तभी तो यहाँ से ऊपर एंगल होगा। ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तभी तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया यस हुआ सर। है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया, तो हम बिल्डिंग का हाइट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको बड़ा बना दिए और बिल्डिंग को छोटा बना दिए। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब देखो एंगल दिया होता है, एंगल यस तो सर। आप लोग को इतना आइडिया होगा ही, है ना। एंगल के बारे में, एंगल के बारे में ये आइडिया है कि टॉप, अब टॉप पहले आया है और एंगल टॉप के साथ कितना है, 30 डिग्री। तो टॉप के साथ टॉप और इसको मिला देंगे, तो देखो जहां ऑब्जर्वर रहेगा वहां से कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। और यही एंगल यस होता है सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, जब टॉप को देखा जा रहा है तो। और वहीं से बॉटम को देखा जा रहा है, बॉटम रेस्पेक्टिवली, है ना। तो वहीं से बॉटम को देखा जा रहा है, तो इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का बॉटम ज्वाइन कर देंगे। अब इस बार इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना बनेगा बताओ, 45 डिग्री। 5 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का डिप्रेशन हुआ और ये 30 डिग्री का डिप्रेशन हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व नो करने सर। के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, हमको नॉर्मल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल अभी तक आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक तो दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा सर है, तो एक यहाँ दिख से रहा है। हाँ एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इसको, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। अब बताइए जो 30 डिग्री है तो ये हॉरिजेंटल है, तो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। 13 होगा सर। अल्टरनेट एंगल से सबको यस, अल्टरनेट एंगल अल्टरनेटिव पता है, पीरियड। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, सबको पता है। और नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल है। अब ये 45 है, ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री, ठीक है। 45। अब क्या करते हैं, अब नाम लिख देते हैं ना, बिल्डिंग का नाम लिख देते हैं ए बी, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नाम लिख देते हैं सी डी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ई लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या निकालना है, ठीक है, क्या क्या निकालना है वो पढ़ लेते हैं। बोल रहे फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट निकाला, ये पूरा हाइट हम लेट कर लेते हैं एच। और उसके बाद क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो दो बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी और एक ए बी, है ना, टॉल बिल्डिंग जो यानी नॉर्मल सा है। सीबी का ये निकालना है। हाँ तो इसको हम सीबी लेट का कर लेते निकालना हैं, है। हाँ तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, और ये हो गया एक्स। अब तो यहाँ से ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ईसी भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और बीसी अगर एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला DCB और दूसरा DEA। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो गया। अब फिगर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, बस आप कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे कुछ पॉइंट में क्या लिखना है, हमने बिल्डिंग को बनाया है AB माना है ना, तो हियर हमारे पास जो बिल्डिंग है वो कौन सा है, हियर AB। ठीक है, AB इज द बिल्डिंग, AB हमारा क्या है, बिल्डिंग है। एंड CD बी द, CD क्या है, CD हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, और बाकी चीज फिगर से क्लियर हो जाता है तो उतना समझाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब हमको बस दो ट्रायंगल देखना है और हमारा काम हो जाएगा। दो ट्रायंगल देखना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक D का लेंथ निकालो, D का लेंथ निकाल लो। ऑल्सो यहाँ D का लेंथ निकाल सकते हो। D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ तो, ये पूरा जो है पूरा DC और EC, DC में से अगर हम DC में से C माइनस कर देंगे तो आपको D मिल जाएगा, है ना। और DC क्या लेट किए हैं, H, और C क्या है 8, H माइनस 8 हो गया, है ना। तो ये जो है ये क्या हो गया, H माइनस 8। ठीक है, और बस अब क्या करना है, अब ट्रायंगल यूज करना है। तो पहले 30 डिग्री वाला कर ले या पहले 45 डिग्री वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले 45 डिग्री वाला ही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ले लेते हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताओ यहाँ पे 45 है तो हम कितना 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45। tan 45। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया DC बाय CB, अब बेस हो गया BC। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 और DC जो है DCH है तो DCH ले लिया, और BC क्या है, BC हमने X लिया है तो X हो गया। यानी यहां से हम लिख सकते हैं X इक्वल टू H, यानी सिंपल जो हाइट आएगा वही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो H इक्वल टू X, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो इसके आगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दो एंगल तो दो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले ले, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है तो DEA, दूसरा ट्रायंगल लेंगे DEA। ठीक है, इस DEA ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो हमको कौन सा एंगल मिलता है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा D परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा EA, बेस हो जाएगा EA। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और D हो गया H माइनस 8 जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके, और EA एक्चुअल में X है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा X इज इक्वल टू √3। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो H माइनस 8 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ लोगों से मिस्टेक होता है, सबसे नहीं। अब हमको H का वैल्यू निकालना है या X का वैल्यू निकालना है, जो भी निकालना है हम क्या करते हैं H का निकालते हैं। तो यहाँ से X को रिप्लेस कर देंगे H से, क्योंकि X इक्वल टू H है ना। तो इसको हम लिखते हैं H, और H इंटू √3 हो जाता है H√3, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8√3। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होता है। ठीक है, H इक्वल टू X यानी फ्रॉम 1, ये कहाँ से लिखे, फ्रॉम 1। अब देखो यहाँ पे बताओ H वाले को एक साइड लाना है, यहाँ पे H वाले को एक साइड लाना है और इसको पॉजिटिव रखना है, नॉर्मली इसको पॉजिटिव करना है। तो 8√3 को इधर ले आएंगे, 8√3 को इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। और H√3 और ये वाला H इधर आ जाएगा तो माइनस H। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8√3 तो यही रहेगा। अब उसके बाद H कॉमन लेंगे, क्योंकि H का वैल्यू निकालना है, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को पता चल रहा होगा कि H का वैल्यू क्या आएगा। तो दिस इंप्लाइज H इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8√3 माइनस 1। अब बताओ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे √3 माइनस 1 रेशनल नंबर है ये, रैशनलाइजेशन। वेरी गुड। तो ये हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि रेशनलाइजेशन करना होगा, है ना, क्योंकि
इरेशनल नंबर नीचे नहीं रखना है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 -1 है, और मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से नीचे और √3 + 1 से ऊपर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3 और इंटू √3 + 1, ऊपर में तो यही आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये a - b और a + b, तो हो जाएगा a² - b² होगा ना, a² - b², सबको पता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब बताओ √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 लिख दे क्या डायरेक्ट, यहाँ स्पेस नहीं बचा है, ये हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। अब 2 से 8 कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 4। ठीक है, और देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, और प्लस √3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो √3। ठीक है, दिख रहा है सबको, तो इतना मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका h का वैल्यू है, क्योंकि h और x बराबर है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्योंकि h और x बराबर है इसीलिए देयरफॉर हाइट भी सेम हो जाएगा और डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, है ना। तो हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आप लोग लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइट। हाइट कितना हो जाएगा 4, 3 + √3 मीटर। देखो √3 का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करे, क्योंकि बोला ही नहीं है पुट करने के लिए, तो नहीं बोले तो नहीं पुट करेंगे। और डिस्टेंस भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि h = x है, तो डिस्टेंस भी आपका यही हो जाएगा 4, 3 + √3 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट या दिक्कत। हाँ, अब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, तो धीरे धीरे डायग्राम आपको बनाने क्लियर हो जाएगा। अगेन देखो, हमको 2 वर्ड ढूंढना है, एक तो ढूंढना है कौन सा, फ्रॉम, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। ये दोनों हमारा काम कर देगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बाद ऑफ आएगा। तो बताओ फ्रॉम वर्ड मिल गया क्या, स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है, यानी हमको मिल गया कि कहाँ है देखने वाला। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, तो बताओ वो कहाँ है देखने वाला, ब्रिज पे है। ब्रिज समझ रहे हो, अक्रॉस अ रिवर, ये अक्रॉस भी प्रीपोजिशन होता है। अक्रॉस का मतलब समझते हो, जैसे अगर 2 पैरेलल लाइन है और एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अक्रॉस। और अगर ये रोड है और रोड के पैरेलल जा रहे हो, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है अलोंग। ठीक है, पैरेलल, तो अलोंग यूज होता है, और एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो तो क्या यूज होता है, अक्रॉस। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, कुछ पता चल रहा है जो बोल रहे हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी हमको फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, रिवर के अक्रॉस दिया हुआ है, तो रिवर के अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, रिवर के अक्रॉस का मतलब हो गया कि हमारे पास एक रिवर है। ठीक है, रिवर मान लो इस टाइप से, ये इस टाइप से हम बना दे रहे हैं, रिवर है, तो रिवर पूरे तरह से नहीं बना रहे, मान लो ये रिवर, ठीक है, इस टाइप से रिवर है ना, और रिवर के इधर लैंड है, इधर लैंड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर से ब्रिज है, ब्रिज पास कर रहा है, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड अगर ब्रिज ले जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस। ठीक है, तो इस टाइप से ये ब्रिज क्या है, एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट में छोटा बनाएंगे फिर बड़ा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अ पॉइंट ऑन द ब्रिज। अ पॉइंट ऑन द ब्रिज मतलब ये जो ब्रिज है, ब्रिज पे एक पॉइंट लिया गया है, तो ब्रिज पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट ले लिए ब्रिज पे, ये P। ठीक है, वो रहा दी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड क्या बता रहा है, ब्रिज पे खड़ा होके का आसमान में देख रहा है या जमीन पे, ब्रिज पे खड़ा होके देख रहा है, ये पता चल गया फ्रॉम से। और एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या पता चल रहा है, किसको देख रहा है, नीचे देख रहा है ना। हम नीचे क्या देख रहा है वो ऑफ के बाद पढ़ते हैं तो पता चल जाए किसको देख रहा है, तो ऑफ द बैंक्स, ऑफ द बैंक्स, बैंक्स मतलब जानते हो, ठीक है, नदी का किनारा, मतलब यहां से खड़ा होके ये नदी के किनारे को देख रहा है, यानी इस साइड और इस साइड देख रहा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर से हम फिगर बना देंगे। फिलहाल आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये यहाँ से खड़ा होके नदी के किनारे को देख रहा है, मतलब इधर देख रहा है और इधर देख रहा है। ठीक है, दोनों साइड देख रहा है। का मतलब क्या बोले, बैंक मतलब नदी का किनारा, जैसे ये नदी है ना,
ये नदी हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया ना। तो नदी के इधर क्या होता है, ये पेड़ है, ठीक है, इस टाइप से इधर है ना, इधर मान लो घर है, ठीक है, इस टाइप से घर है, ठीक है। तो ये सारा जो लैंड है, ये सारा, ये क्या है, ये बैंक पे है, ठीक है, बैंक हो गया। और ये इधर वाला पोर्शन भी क्या हो गया, बैंक ऑफ द रिवर। क्लियर? अभी भी दिक्कत है? ठीक है, तो बैंक मतलब नदी का किनारा, ठीक है। तो चलो, तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये दोनों किनारे को देख रहा है ब्रिज पे खड़े होके। तो ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, रिवर के अपोजिट साइड, और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बस काम हो गया। अब उसके बाद बस हमको ये पता करना है ये पॉइंट है कहाँ पे। तो पॉइंट दिया हुआ है कि द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमको विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है। और ये जो पॉइंट है, ये जो ब्रिज का हाइट है, ब्रिज का हाइट कितना दिया है, 3 मीटर। तो इसको अगर एक्चुअली में ड्रॉ किया जाए फिगर को, तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा। पहले इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद एक्चुअल फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एक एंगल दिया हुआ, यहाँ से जैसे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पता चलेगा। तो हम यहाँ पे फिर से ये फिगर बनाते हैं, इस बार ब्रिज नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक पॉइंट P है, और P से 2 पॉइंट पे देखा जा रहा है, एक इधर किनारा है और एक इधर किनारा है, नदी के दोनों अपोजिट साइड, ठीक है। इसको देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक के साथ बन रहा है 30 डिग्री, तो इसको ले लेते हैं 30 डिग्री। और दूसरे के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। और ये ब्रिज हो गया। हाँ बोलो। ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से कौन बोलिए। सर हेलो, हम श्वेता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या हम नहीं बोले समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ 30 रहा है। डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री के बाद बताया ना, वहां से नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये एक पी पॉइंट है जो ब्रिज पे है। मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ना, तो ब्रिज गोल भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, तो सब जस्ट समझ लो कि इस टाइप का ब्रिज है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज क्या करता है, एक साइड से दूसरे साइड ले जाता है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, ले जाता है या नहीं, ठीक है। तो ये ब्रिज पे खड़ा हो गया, अब ब्रिज पे खड़ा होके इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो इस पॉइंट से नदी के दोनों किनारे देख रहा है। तो एक किनारे को हम बोल दिए ए, और दूसरे किनारे को क्या बोल दिए, बी। यानी पी पॉइंट से ए को देख रहा है और बी को देख रहा है। तो देखने वाला ऊपर है या नीचे, ऊपर ऊपर। है ना, और जिसको देख रहा है वो नीचे है। तो जब नीचे देखता है तो एंगल जो बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो ए पॉइंट पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और वही पी से अगर बी पॉइंट को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जहां से देखता है वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल से ही डिप्रेशन और एलिवेशन होता है। इसी से ऊपर देखेगा तो एलिवेशन और नीचे देखेगा तो डिप्रेशन। तो नीचे कितना नीचे देख रहा है, ये 30 डिग्री डिप्रेशन में देख रहा है ए को, और 45 डिग्री डिप्रेशन में देख रहा है बी को। और बीच में ए बी के बीच में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, नदी है। तो ये जो हो गया, अगर ए बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये नदी का क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। नदी का क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हाइट दिया हुआ है, किसका हाइट दिया हुआ है, पी पॉइंट का। तो पी पॉइंट का हाइट दिया हुआ है, मतलब ब्रिज का हाइट दिया हुआ है। ब्रिज का हाइट कितना दिया हुआ है, ब्रिज का हाइट दिया हुआ है ना 3 मीटर। तो ब्रिज का हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको हम 3 मीटर लिख देंगे। और बस आपको ए बी लेंथ निकालना है। तो ए बी लेंथ अब तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से कितना होगा, 30 डिग्री। और ये 45 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और 45 जो डिग्री। है ना, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उस परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख देते हैं। ये मान लो ये ए बी हो गया, इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमको पूरा विड्थ निकालना है तो हमको ये वाला लेंथ निकालना होगा और हमको ये वाला लेंथ निकालना होगा। यानी विड्थ हो जाएगा ए बी और ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए सी प्लस सी बी। यानी ए सी हमको निकालना है और सी बी निकालना है। तो ए सी और सी बी एक्स वाई लेट करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन कर देते कि क्या है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट P be the point on the breeze, P be the point, है ना, sorry point, P be the point on the breeze हम लिखेंगे। point on the breeze, ठीक है। एंड A and B क्या है, A and B are points on the banks of the river, यानी रिवर के किनारे जो पॉइंट है वो A और B है, जिसको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं बताओ। अब तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ फिगर जो था दिस था। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो कौन सा ट्रायंगल पहले ले, इन ट्रायंगल PAC दिख रहा है, PAC। तो PAC में कितना लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया PC और बेस क्या हो गया AC, ठीक है। BC और AC ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं, XY की जगह पे यही लिखते। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और बताओ PC का वैल्यू कितना है 3, और AC का वैल्यू हमको निकालना है तो AC लिख देते। अब बताओ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC, ठीक है, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा ले ले, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, PCB या PBC है ना। इसमें कितना लेंगे, tan कितना है, tan 45, और tan 45 हो जाएगा PC परपेंडिकुलर बाय बेस यानी BC, इसलिए tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, और PC तो 3, PC कितना है, PC 3 है ना, PC 3 और बाय BC। तो बताओ BC का वैल्यू मिल जाएगा, BC इंटू 1, BC दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब बताओ विड्थ ऑफ द रिवर, अब निकल गया या नहीं, तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर में हम क्या लिखेंगे, AC प्लस BC। अब बताओ AC का वैल्यू कितना है 3√3, और BC का वैल्यू कितना है 3, BC का वैल्यू 3 है। तो बस यही हो गया आंसर। चाहो तो 3 कॉमन लेके लिख सकते हो, 3√3 + 1 है ना मीटर आंसर। तो आंसर सॉल्व करना बहुत आसान है, ये मानते हो ना कि सॉल्व करना आसान है, जो है ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, है ना। तो ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ड्रॉ होने लगेगा, क्योंकि वर्ड है, कुछ ही वर्ड है जिससे ड्रॉ हो जाता है ना। जैसे ब्रिज वगैरह का अगर आइडिया नहीं होगा, अब क्रॉस का थोड़ा सा पता नहीं होगा मतलब, तो लग सकता है कि कैसे ड्रॉ करें, लेकिन मैक्सिमम केस में हो जाएगा ड्रॉ, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन और देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो पहले देख लो, और नोट वगैरह करना है तो नोट तो कर ही लेते होगे ना सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मल से अलग, मतलब एक सिनेरियो दिया हुआ है, क्या दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद तो पता चल रहा है सबको इतना, है ना, कि एक पेड़ है जो टूट गया है स्टॉर्म आंधी तूफान से, ठीक है। अब बताओ एंड द ब्रोकन पार्ट टूट गया है तो दो पार्ट हो गया, एक तो कुछ पार्ट जो जमीन से अटैच है और कुछ पार्ट जो टूट गया है। तो ब्रोकन पार्ट जो है bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ठीक है। मतलब आपके पास बोल दिया कि एक पेड़ था, ये ट्री है, ठीक है। अब ट्री क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, बीच से टूट गया, तो ये टूटेगा तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये वाला पार्ट कुछ इस टाइप से नीचे आ गया है, ठीक है, इस टाइप से नीचे आ गया है कि ग्राउंड के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री।
तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब the distance between foot of the tree. फुट ऑफ द ट्री। अच्छा, फुट ट्री का ये वाला फुट हो गया, ये ट्री का क्या हो गया फुट। है ना? To the point where the top touches the ground. तो टॉप ये है, टॉप ये था रियल में, टॉप ये था, लेकिन टूटने के बाद टॉप यहाँ पे हो गया, ट्री का टॉप यहाँ पे आ गया ना, जो ग्राउंड को अभी टच कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फुट है और ये जो टॉप है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो हाइट ऑफ द ट्री, देखो यहाँ पे एक कैच है, सबसे बड़ा कैच, पहले तो हाइट ऑफ द ट्री लिख देते हैं। हाइट ऑफ द ट्री हम लेट कर लेते हैं h। ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल दिख ही रहा है सबको, ए बी है ना, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चलो टोटल हाइट हम क्या ले लिए h। अब एक बात बताओ, ये जो सी डी है और ये जो बी डी है, ये जो सी डी और ये जो बी डी है, दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? दोनों सेम है, दोनों सेम है, टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ पार्ट है, यही वाला टूट के नीचे जमीन में टच किया ना, तो इसका मतलब सी डी अगर एक्स होगा तो बी डी भी क्या होगा एक्स होगा, बस। और क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। आप चाहो तो इसको y लेके आप h का वैल्यू बाद में निकाल सकते हो, मान लो कि इसको हम y ले लेते हैं और h इक्वल टू एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब करना क्या है, इसका मतलब आपको AD और BD, AD प्लस BD का वैल्यू निकालना है, आपको AD और BD का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से अगर AD और BD का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि कौन सा यूज करना है। तो अब ये फिगर तैयार है, अब इसको सॉल्व कैसे करें एक बार बता देते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं भाई ट्री किसको माने हैं, है ना। तो हमने ट्री किसको माना है, लेट AC बी द ट्री, AC बी द ट्री, है ना, एंड CD बी द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ब्रोकन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसका ब्रोकन पार्ट है ना। ऑल्सो CD is equal to BD, है ना। CD इज इक्वल टू BD क्यों हुआ बताओ, CD इज इक्वल टू BD इसलिए हुआ सिंस BD is the same broken part, is the same broken part, है ना। तो ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CD इक्वल टू BD क्यों हुआ, क्योंकि CD और BD दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हो, अब आपको पता है इन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है ना, एक ही ट्रायंगल है, उसमें दो वैल्यू निकालना है, AD भी निकालना है और BD भी निकालना है, क्योंकि BD AD प्लस CD ये टोटल हाइट होगा। तो इन ट्रायंगल ABD जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ABD दिख रहा है। अब बताओ अगर हमको AD निकालना है और AB दिया हुआ है, तो AD 30 डिग्री के लिए क्या है, AD परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर। तो tan 30 तो हम आराम से निकाल सकते हैं, tan 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं AD बाई परपेंडिकुलर बाई बेस AB, है ना। और tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 और AD तो निकालना है और AB कितना है, AB 8, तो AB 8 यानी यहां से AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/√3 मीटर। यहां तक तो चलो आधा पार्ट हो गया, यानी AD हमको मिल गया। अब हमको ये x भी तो चाहिए, क्योंकि पूरे ट्री का हाइट निकालना है, तो BD निकालेंगे तभी तो CD निकलेगा, है ना, और दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हाइट निकलेगा। तो CD के लिए हमको BD को निकालना होगा। अब एक बात बताओ, अब BD निकालने का दो तरीका है वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास AD नहीं पता है और BD निकालना है तो BD 30 डिग्री के लिए हो गया हाइपोटेनस और AB 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, बेस। तो बताओ बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, cos 30, वेरी गुड। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD है ना, या ऑल्सो लिख सकते, दोनों तो सेम ही ट्रायंगल है, ऑल्सो लिख देते हैं, ट्रायंगल का नाम से नहीं हुआ ना, दोनों का सेम ट्रायंगल है, तो इसी ट्रायंगल में हम लिखते हैं ऑल्सो
अगर हम आपका tan आवाज 30 कभी कभी ठीक से नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है ठीक से? जब नहीं आएगा तो हाँ बोलना, सर, अभी ठीक है? ठीक है सर, कभी कभी अच्छा ठीक है, कोई ओके बात सर। नहीं। ठीक है, तो cos 30 ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका हाइपोटेनस। ए बी और हाइपोटेनस क्या हो गया? बी डी। ए हो गया ना? DBD अब तो cos 30 डिग्री का वैल्यू सबको पता है क्या? √3/2 √3/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद रखो। ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 8 और बी डी का वैल्यू निकालना है, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो बी डी को इधर भेजेंगे तो बी डी, और बताओ 8 2 जा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और √3 नीचे आ जाएगा तो बाई √3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये एडी और बीडी पता चल गया सबको। तो देयरफॉर हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। तो बताओ हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री तो पूरा एसी है ना? और एसी क्या है? एसी है एडी प्लस सीडी, है ना? और आपको पता है कि सीडी किसके बराबर है? बीडी के, BD है ना? तो सीडी की जगह आप बीडी निकाले हो, तो अब क्या करोगे? एडी का वैल्यू है 8/√3, तो 8/√3, और बीडी का वैल्यू है 16/√3। ठीक है, अब बताओ 8 और प्लस 16, क्योंकि √3 दोनों में है, तो 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन इसको करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? √3 से नीचे और √3 से ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24√3/3, और 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे आसान भी है कि नहीं आसान? यस सर। ठीक है, तो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, तो ये भी ऐसे आसानी है ना? यहाँ पे काइट, काइट पता है ना क्या होता है ना? काइट पता है सबको क्या होता है? यस सर। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, काइट हो गया आपका पतंग, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड बना दिए। अब ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे? 60 मीटर हाइट पे, यानी ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है पतंग। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर क्या? हाँ बोलो, ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि हाइट दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो कोई भी किसी हाइट पे है, मतलब अगर कोई बोलेगा कि एरोप्लेन इतने हाइट पे है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी उसका मतलब हुआ कि वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, ये दिया रहेगा। जब हाइट दिया हुआ है ना, तो मतलब एरोप्लेन हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो ये काइट का भी हाइट दिया हुआ है ना, तो ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब समझते हैं वो धागा जिससे पतंग उड़ाते हैं, है ना? अटैच टू द काइट, जो धागा काइट से अटैच है, इट्स टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना? यानी ग्राउंड पे जैसे हम लोग बांध देते थे बहुत पहले पतंग उड़ाते थे, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिससे इस पतंग का धागा जो है, स्ट्रिंग जो है, उसको बांध दिया गया, और ऐसे बांध दिया गया कि कोई भी स्लैक नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्लैक। द इंक्लिनेशन, देखो एक ये वर्ड भी याद रखना, ये इंक्लिनेशन भी देता है ना, तो ये एंगल से रिलेटेड होता है इंक्लिनेशन। तो ये जो झुका हुआ है यानी इंक्लाइंड, कितना इंक्लाइंड है? ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन कितना है विद द ग्राउंड? इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, यानी जो धागा है, धागा ग्राउंड के साथ कितना इंक्लाइंड है या कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। क्लियर? बट आई फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। एज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो आपका सिंपल सा एक ट्रायंगल बना है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हो।
ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो Yes, गया sir. सी, है ना। तो ये हम बताएंगे नहीं, बस आपको ये बता देते हैं कि क्या करना है। तो बताओ, ये हमारा काइट हो गया और आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है, यानी एसी का लेंथ निकालना है। अच्छा, एसी का लेंथ निकालना है और ए बी दिया हुआ है, तो बताओ तो ए बी क्या है, 60 के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर या बेस, Perpendicular. परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री तो हमको पता ही है, और एसी क्या है, हाइपोटेनस। तो इसमें कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन Sin 60. साइन 60, है ना। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। अब इसके बाद नहीं बताएंगे, इसके बाद बना लोगे, ठीक है, सर बन गया. बन गया, वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, एक और क्वेश्चन, चलिए Yes, sir. एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। सर एक चलो, मिनट, हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलिए, एक मिनट सर से। हाँ हाँ बिल्कुल, बना देते थे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना देते हैं। चलो देखिए, इस बार क्या है, ठीक है, तो इस बार है और 1.5 मीटर टॉल बॉय, है ना, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद देखो, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो क्या क्या है। तो एक बिल्डिंग है और एक बच्चा है, इतना तो सबको पता चल गया, है ना। अब बिल्डिंग कितना मीटर हाइट है ये भी पता चल गया। अब बिल्डिंग बनाने का तरीका, भाई बिल्डिंग ग्राउंड ही पे है ना, नॉर्मली तो ग्राउंड ही पे रहेगा, कभी कभी ऊपर भी रहता है, बट बिल्डिंग ग्राउंड पे है। तो बिल्डिंग ग्राउंड पे है, कितना हाइट है बिल्डिंग का, 30 मीटर, ठीक है। और उसके बाद बच्चे का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो बच्चा भी है, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक बच्चा है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, इस बिल्डिंग के हाइट को और बड़ा कर देते हैं, इस बच्चे का हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब दिया दी एंगल ऑफ, एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, तो इसका मतलब कौन दिख रहा है। अब जब बच्चा का हाइट दे दिया ना, तो इसका आई ऑब्वियस सी बात है ऊपर होता है, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब यहां से देखा जा रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ से कहाँ देखा जा रहा है, ऊपर देखा जा रहा है। अब ढूंढना है कि किसको देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप। देखो अब पता चलेगा कि किसको देखा जा सर रहा है। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी प्रॉब्लम है कि अब ठीक हो गया, आप आवाज ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, ठीक है। चलो तो देखो, यहाँ पे जो है ये बच्चे का आईज जो है वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और ये देख किसको रहा है, देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग का टॉप तो यही है। तो बताओ, जो देखता है और जिसको देखता है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दिए, लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री से क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री, यानी ये एंगल चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि दिया हुआ है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ जाता है तो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे है तो कुछ एंगल होगा, और फिर ये आगे चला जाता है, आगे चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना होता है ना, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था 30 डिग्री, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल पहले कितना था 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री ले लियो। और जैसे ही ये वॉक किया, आगे गया, कुछ दूर गया, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है 30 से 60, तो इसका मतलब ये बच्चा उसी चीज को देख रहा है, उसी चीज को देख रहा है ना, यानी बिल्डिंग के टॉप ही को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो फिगर बना,
अब इस फिगर बनने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। डिस्टेंस ही वॉक मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इतना ही दूर चला है ना टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बस ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन का डायग्राम जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का बात रहा तो ए बी को हम मान लेते हैं बिल्डिंग, ठीक है, सी डी मान लेते हैं बच्चा, ठीक है। अब सी डी ही यहाँ पे गया है तो यहाँ पे हम कुछ और ले लेते, सी डी ई एफ ले लेते, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या ले लेते, ई एफ जी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको डीएफ का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स। और एफ बी भी हमको लेट करना ही होगा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं वाई। तो ईजी भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वाई। अब तो ये 1.5 है बच्चे का हाइट, तो ये भी 1.5, ईएफ भी 1.5 और जीबी भी क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। और ये पूरा हाइट दिया हुआ था 30 मीटर, पूरा हाइट दिया हुआ था 30 मीटर, तो यहाँ से हम एजी निकाल सकते ना, एजी हो जाएगा 30 माइनस 1.5, 30 में से 28.5 आएगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 28.5 आएगा। तो अब सारा डिटेल हम लिख देते हैं, तो सारा डिटेल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बस ये लिखना है लेट ए बी, इसको रेस्पेक्टिवली करके लिखते हैं, ए बी एंड सी डी आर द बिल्डिंग, ए बी बिल्डिंग है, बिल्डिंग एंड और सी डी क्या है, बॉय रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बस और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद बस ट्रायंगल यूज करना है, तो लेट कर ही चुके हैं है ना, तो ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फिगर में दिखा दिए तो चलेगा, नहीं तो लिख भी सकते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे बताइए, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हमको लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक बार इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे 28.5 आया है ना, उसके बाद ट्रायंगल लेते हैं। जैसे आपको निकालना है एजी, और एजी के लिए आप लोग जानते हैं कि एजी निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ए बी कंप्लीट ए बी में से जीबी को माइनस करना होगा, कंप्लीट ए बी में से जीबी को माइनस करना होगा। ए बी कितना है, ए बी है 30 मीटर और जीबी का लेंथ कितना है 1.5, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 28.5 मीटर। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, तो बताओ इन ट्रायंगल ए जी सी दिख रहा है, ए जी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ए जी सी, ठीक है। अब ए जी सी में tan कितना लेंगे, tan ही लेंगे, सब में tan ही लेते हैं नॉर्मली, कभी कभी रहता है tan 30, tan 30 लेंगे तो tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एजी बाई जी सी या सी जी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 और एजी जो हो गया, एजी हमको पता चल गया 28.5, तो एजी का वैल्यू लिख देते हैं 28.5, ठीक है। और जीसी तो x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 28.5 इंटू √3, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, दो एंगल तो दो ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, AEG। अब इसमें कितना डिग्री का एंगल है 60, तो tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय EG। अब tan 60 का वैल्यू √3 और AG का वैल्यू कितना आया, अगेन 28.5 और EG कितना है y, तो चलो y का वैल्यू तो पता चल ही गया है ना, तो y क्या लिख देंगे, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 y का वैल्यू पुट करेंगे तभी x का वैल्यू मिलेगा है ना। तो हम क्या करते हैं नाउ, है ना, तो आप इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, या पुटिंग y इन इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, अब y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा x
प्लस y की जगह पे लिखेंगे 28.5 डिवाइडेड बाई √3 और इज इक्वल टू 28.5 √3। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो 28.5 √3 और ये माइनस में आ जाएगा इधर 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या करो, 28.5 कॉमन है ना क्या, तो 28.5 को कॉमन ले लेंगे और आएगा क्या √3 माइनस यहाँ 1/√3। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, थोड़ा सॉल्व करना है इसमें। तो x इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ठीक है, यानी ये हो गया 2। तो 28.5 और इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, डबल कर रहे हैं, 28 को डबल कर रहे हैं, 28.5 को डबल कर रहे हैं। अच्छा 28 को डबल करेंगे, दुगना करेंगे तो 28 को डबल करेंगे तो कितना होगा 28 दूनी 56 है ना, और आधा को डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57। यानी एक्चुअल में इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आएगा 57/√3 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो 57/√3, अब √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, तो 57√3/3। 3 से 57 कैंसिल हो जाता है, कितने टाइम्स कैंसिल होता है 19। तो देयरफॉर आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 19√3 मीटर, इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला भी था, ठीक है, और डायग्राम भी था, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से।